फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग, तो क्लास 1A में कौन सा आता है? तो आपके जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होते हैं उसमें क्लास 1 में हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 3 में बच्चों आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, क्लास 4 जो होती है उसमें आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, तो क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 1A में मैंने आपको 3 ड्रग बताई है, QPD से आप लोग याद रखते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, ये 3 जो है क्लास 1A में आती है। क्लास 1B में आप लोग जो लिडोकेन याद रखते हो, मैक्सिलिटीन याद रखते हो, है ना, टोकेनाइड, फेनिटोइन याद रखते हो। क्लास 1C में आपका होता है प्रोपाफिनोन होता है ना, मोरेसिजीन होता है, ये सब होते हैं, फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड होता है ना। तो ये आपकी डिफरेंट जो है क्लास 1 की ड्रग है। आपसे पूछा क्लास 1A की पूछी है ना, तो देखो क्लास 1A में आपको देखो इसमें QPD से क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड दे रखा आपको ऑप्शन बी में। तो ये क्लास 1A में आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विरापामिल और डिल्टियाज़ाम ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो आपके एंटी अरिथमिक होते हैं, क्लास 4 में आते हैं, है ना। सोटेलोल जो है आपका बीटा ब्लॉकर हो जाएगा, प्रोपेनलोल भी बीटा ब्लॉकर है, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग, तो क्लास 2 में कौन सा आता है? अभी आपसे बताया क्लास 2 में आपके बीटा के ब्लॉकर्स आते हैं, तो विरापामिल और डिल्टियाज़ाम। तो क्लास 4 में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उनमें आते हैं फ्लिकेनाइड, एनकेनाइड, मोरेसिजिन, प्रोपाफिनोन। ये आपके क्लास 1C में आता है, क्योंकि क्लास 1B में लिडोकेन आया, मैक्सिलिटीन आया, और आपका लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, टोकेनाइड और फेनिटोइन, ये आपके जो है क्लास 1B में आता है। क्लास 1C में फ्लिकेनाइड आ जाएगा। प्रोपेनलोल जो है ये बीटा ब्लॉकर है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी लिडोकेन तो आपने देखा क्लास 1B की ड्रग होती है। लिडोकेन जो बच्चों आपकी ये एंटी अरिथमिक होती है, साथ साथ में ये हमारी जो है लोकल एनेस्थेटिक में पढ़ते हो, इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में लिडोकेन बोल दो, लिग्नोकेन, जाइलोकेन भी इसे बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर कह रहा है रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनिबिटर, तो रिवर्सिबल होते हैं और ये कोलिनर्जिक इनिबिटर है। कोलिनर्जिक जो होते हैं कोलिनर्जिक इनिबिटर, मतलब ये जो पूछना जो चाह रहे हैं, ये क्या पूछना चाह रहे हैं, कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम होता है ना, कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम होता है, जो एस्टाइलकोलिन जो होता है बच्चों, उसकी हाइड्रोलिसिस करा देता है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, तो इसको इनिबिट कराती है ड्रग। ओके, तो ये है रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है, ये है इसमें रिवर्सिबल। तो कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर जो होते हैं उसमें आपके जो होते हैं इनको एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस भी बोलते हो, तो इसमें आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आते हैं। तो रिवर्सिबल में आपके जो है फाइसोस्टिग्मिन दे रखा है, इसमें फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, है ना, तो ये सब आते हैं। फाइसोस्टिग्मिन हो गया, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, है ना, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, ये सब आते हैं इसमें। तो यहाँ पर फाइसोस्टिग्मिन आपको दिया है, बाकी आइसोफ्लोरोफेट है, पेरोक्सोन है, टेट्रा इथाइल पायरोफोस्फेट। तो यहाँ पर जो है आपका रिवर्सिबल की बात है, रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्ट्रेज में जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराएंगे तो उसमें आपका फाइसोस्टिग्मिन हो जाएगा। ओके, ओके, तो कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराते हैं। ओके, नहीं सर, सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अल्फा 1 ब्लॉकर जो होता है अल्फा 1 रिसेप्टर को एंटागनाइज करेंगे, आपके जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन होता है, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, टीराजोसिन, जोसिन वाले आपके अल्फा 1 ब्लॉकर्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन बी में प्राजोसिन, इट इज सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, या फिर आप सिंपली कह सकते हो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर बोल सकते हो। ओके, और लोल वाले आपके सारे बीटा के ब्लॉकर्स होते हैं बच्चों। लोल वाले क्या होते हैं? हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ते हो कहाँ पर पढ़ते हो? कैथार्टिक में पढ़ा है, एंटासिड में, एड्सॉर्बेंट में, एस्ट्रिंजेंट में। तो आपके जो एंटासिड्स होते हैं बच्चों, सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है, और नॉन सिस्टमिक में आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगालरेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है बच्चों, है ना, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटासिड सिंपली हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी अगर अच्छे मतलब कि थोड़ा सा डीप में पूछे नॉन सिस्टमिक में आता है। ओके, जैसे फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच इन द फॉलोइंग ईयर। देखिए फार्मेसी जो एक्ट है बच्चों, हमारा फार्मेसी एक्ट वो 1948 में आया, और जो फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो आपका 1949 में। आप लोगों ने याद रखना है, कब याद रखोगे? 1949 में। कह रहा टेन्योर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल इज 4 ईयर्स। तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल जो होता है बच्चों आपकी PCI को क्या बोलते हो? सेंट्रल काउंसिल जो होती है ये PCI होती है, तो इसका टेन्योर होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो इसके
मेंबर्स कोई से भी हो तो इनका जो टेन्योर होता है ये कितने टाइम के लिए होते हैं, 5 ईयर्स होता है। इनका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब बताना। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, कह रहे पर्सन पास डिप्लोमा, पर्सन हु इज़ वर्किंग एंड कंपाउंडर हुज नेम इज़ रजिस्टर्ड इन द स्टेट रजिस्टर, ये आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जिसका स्टेट रजिस्टर में इसका नाम रजिस्टर है। ओके, बाकी पर्सन जो मेंबर है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सिंपली मतलब। फार्मेसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, तो फार्मेसी एक्ट मैंने आपको बताया 1948 में आया और उसके बाद पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हुआ। ओके, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर द सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, तो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 होता है। बच्चों पावर की बात करेंगे, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए आपने सेक्शन 21 याद रखना है और अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 होता है, पावर के लिए सेक्शन 22। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी पॉइजन्स ड्रग आर मेंशन्ड इन डैश शेड्यूल, तो देखिए अगर पॉइजनस ड्रग की सिंपली बात करेंगे तो आप शेड्यूल ई देखते हो, लेकिन अगर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन की बात करोगे तो आपने सिंपली E1 के साथ जाना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। E1 आप लोगों का होता है। बाकी सी में आपके बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर सिंपली सी की बात होगी तो उसमें पेरेंटल प्रोडक्ट्स होंगे, C1 जो होता है उसमें नॉन पेरेंटल्स आते हैं, आपको ये पता ही है ना। जी में पता है आपको मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है और ये आपके पॉइजनस ड्रग के लिए। टर्म डी टैब इज शॉर्ट फॉर्म फॉर, तो ये बच्चों फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनते हैं। तो डी टैब जो होता है आपका, डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, ऑप्शन आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो जाएगा। और आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के डी टैब की बात करोगे तो उसमें भी ए आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी डी टैब मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो जाएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्लेस्ड इन द शेड्यूल एक्स, में कौन सी ड्रग आती है। शेड्यूल एक्स जो होता है बच्चों उसमें नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये सब आते हैं। तो देखो इसमें कौन सी ड्रग है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो नहीं आएगा जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, डीएनए गायरस को इनहिबिट कराएगा। डेक्सामेफेटामिन बिल्कुल आएगा आपका शेड्यूल एक्स में। पैरासीटामोल भी आपका पीसीएम पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है। टोल ब्यूटामाइड आपका किस में आता है बच्चों, आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में क्लास 1 जो आपके फर्स्ट जनरेशन मतलब होते हैं, इसमें फर्स्ट जनरेशन होते हैं और सेकंड जनरेशन होते हैं, है ना। सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो, इसमें आपके जो एक कैटेगरी सल्फोनाइल यूरियाज, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन होते हैं, सेकंड जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में टेक केयर से 2 ड्रग बता रखे, टोल ब्यूटामाइड क्लोरप्रोमाइड, और सेकंड जनरेशन में जी वाले ग्लिपिजाइड ग्लिपिजाइड ग्लिबन क्लेमाइड या ग्लैबुराइड ग्लिक्लेजाइड, है ना, ये सब आती हैं आपकी जी वाली ड्रग जो होती है। तो डोलब्यूटामाइड आपका वहाँ जाता है सल्फोनाइल यूरियाज में, फर्स्ट जनरेशन में आएगा, तो ये भी आपका क्लास एक्स में नहीं है, शेड्यूल एक्स में नहीं आएगा मतलब। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे गाइडलाइन टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स आर स्टेटेड इन, तो क्लिनिकल ट्रायल को देखते ही समझ जाना है कि हमारे जो शेड्यूल वाई की बात हो रही है, तो गाइडलाइन टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपके शेड्यूल वाई आता है ना। शेड्यूल आर में आपका स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है बच्चों। एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आ जाएगा। एम में बच्चों जीएमपी के लिए होता है शेड्यूल एम। और आपका M1 M2 M3 की आप बात करोगे, M1 M2 M3 तो HCM से याद रखते हो। होम्योपैथिक के लिए आपका M1 हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स के जीएमपी की बात करोगे तो M2, और मेडिकल डिवाइसेस के जीएमपी की बात करोगे तो M3 और आपका आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जीएमपी की अगर आप बात करोगे तो आपने शेड्यूल टी याद कर ही रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज मेंशन्ड इन, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए बच्चों हमारा शेड्यूल पी आता है, और अगर P1 कहोगे तो उसमें पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 आता है। क्यू में लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए शेड्यूल क्यू आता है। आर में बताया मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। वी में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए वी आता है। ओके, माइफप्रेस्टोन क्या है बच्चों, देखिए माइफप्रेस्टोन को मिसोप्रोस्टोल के साथ दिया जाता है कि भाई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, है ना, अबॉर्शन के लिए जो है ये माइफप्रेस्टोन, मिसोप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग उसके साथ में दिया जाता है। तो माइफप्रेस्टोन बच्चों एंटी प्रोजेस्टिन होता है ना। तो आपका क्या है ऑप्शन ए में एंटी प्रोजेस्टिन, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए माइफप्रेस्टोन जो होता है इसके कह रहे RU486B से कहते हैं मेडिकेशन टिपिकल यूज करेंगे कॉम्बिनेशन मिसोप्रोस्टोल के साथ में टू ब्रिंग अबाउट मेडिकल अबॉर्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिप्टोकाइनेज इज चूजन एज पार्ट ऑफ थेरेप्यूटिक रेजिमेन। देखो स्ट्रिप्टोकाइनेज बच्चों आपका क्या होता है, फिब्रिनोलिटिक में आता है। किस में आता है, फिब्रिनोलिटिक बोल दो, है ना, थ्रोम्बोलिटिक बोल दो, थ्रोम्बोलिटिक बोल सकते हो ना, मतलब कि क्लोट थ्रोम्बोलिटिक नाम से पता करो। देखो थ्रोम्बोलिटिक मतलब कि थ्रोम्बस को लाइसिस करा रहा है, मतलब कि क्लोट को ब्रेक डाउन करा रहा है। तो बच्चों ये ड्रग क्या करती है, स्ट्रिप्टोकाइनेज हो गया, यूरियोकाइनेज हो गया, ये ड्रग क्या करती है बच्चों, ये करते हैं पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन नहीं होता यहाँ पर, क्या होता है हमारा
प्लाज्मिनोजन, है ना, प्लाज्मिनोजन जो होता है बच्चों, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराने का काम करती है ये ना, उसको एक्टिवेट कराती है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएंगी। स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या है, ये आपका फिब्रिनोलिटिक होता है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएगा, है ना। तो कौन सी कैटेगरी में, फिब्रिनोलिटिक में आता है, ध्यान रखना। इसमें स्ट्रिप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज, सब ड्रग आती है। तो अभी ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्या करेगा बच्चों, ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएगा, प्लाज्मिन बनाएगा प्लाज्मिनोजन से। कह रहे इट इनिबिट कराएगा कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ऐसा नहीं होता, एक्टिवेट कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन टू फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट, या फिर एक्टिवेट कराएगा हाँ कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन। मैंने क्या बताया, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्ट्रिप्टोकाइनेज के बारे में। ड्रग है स्टीरॉयड लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। देखो बच्चों, ये ड्रग क्या है, स्टीरॉयड लाइक स्ट्रक्चर है, तो और ये एंटी एंड्रोजेनिक इसका इफेक्ट भी आता है। एक तो सबसे मेन बात इसमें स्टीरॉयडल रिंग है, जो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बताओ कौन सी ड्रग है, अमाइलोराइड जो है, इसमें ये स्टीरॉयडल नहीं होता, है ना। फिरोसिमाइड लूप डायरेटिक, फिरान रिंग होती है बच्चों, है ना, 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन होता है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो 5 मेंबर होती है ना, इसमें ऑक्सीजन, वो आपकी फिरान होती है, वो आपके फिरोसिमाइड लूप डायरेटिक, हाई सीलिंग डायरेटिक, हाई एफिकेसी डायरेटिक भी बोल सकते हो ना। असेंडिंग लिंब ऑफ फ्लू को फैलने पे एक्ट करते हैं। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कराते हैं, तो ये तो वहाँ इसमें नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स में भी नहीं होगा। स्पैनलैक्टोन जो है बच्चों, ये ऐसे स्पैनलैक्टोन और ऐसे ही आपने स्टीरॉयडल याद रख रखा है, यह एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन होता है। इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है। हाइपरकैलेमिया पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है बच्चों ये, तो ये हाइपरकैलेमिया भी करा देगा। देखो आपको जो पोटाशियम स्पैरिंग के डायरेटिक होते हैं, जो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक होते हैं ना, उसमें एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, इसमें तो आपका स्पैनलैक्टोन आ गया। दूसरे होते हैं रिनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इसमें अमाइलोराइड होता है और ट्राइमट्रीन आता है। ओके, तो ये अमाइलोराइड वहाँ पर आता है, ये भी पोटाशियम चैनल जो है पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है ये भी। ओके, तो जो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक है ये हाइपरकैलेमिया जरूर कराएंगे, याद रखना। अमाइलोराइड भी हाइपरकैलेमिया करा देगा, ट्राइमट्रीन भी करा देगा, और आपका स्पैनलैक्टोन तो कराता है। बाकी जो आपके फिरोसिमेड और आपके थायजाइड्स, जो आपके लूप डायरेटिक है, थायजाइड्स है, ये आपके हाइपरकैलेमिया ना करा के, जो सॉरी ये क्या कराएंगे, हाइपर ना करा के हाइपोकैलेमिया कराते, ध्यान रखना इनका। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, स्टीरॉयडल स्पैनलैक्टोन की बात हो रही है, ऑप्शन डी सिंपली करेक्ट है। डीपीसीओ एब्रीविएशन होता है, सिंपल ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है ना बच्चों, तो ऑप्शन ए में ही आपको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर दिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन, तो एमटीपी एक्ट बच्चों 1971 का, इसके रूल्स कब आए बच्चों, 1975 में आए, याद रखना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट तो 1971 का, इसके रूल्स कब आए, 1975 में आए हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड सपोजिटरी के बेस। देखो सपोजिटरी के बेस बच्चों मैंने आपको फ्यू से याद करा रखे हैं। फैटी बेस होते हैं बच्चों, एक तो क्या होता है फैटी बेस, जिसमें आपका कोकोआ बटर आता है ना, कोकोआ बटर, थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल को क्या बोलते हैं, कोकोआ बटर बोलते हैं, फैटी बेस में आता है। एक आपके वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेस, जिसमें ग्लिसरोजिलेटिन बेस आता है। फिर आपके होते हैं एक इमल्सिफाइंग बेस, जिनको आप सिंथेटिक बेस भी बोलते हो, है ना। तो आपके देखो कौन सा सपोजिटरी की बेस है, कोकोआ बटर तो फैटी बेस में आता है, थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर एक ही बात है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा, थियोब्रोमा ऑयल को और क्या कहोगे, कोकोआ बटर को और क्या कहोगे, एक ही बात है, थियोब्रोमा ऑयल को कोकोआ बटर कहते हो। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल बच्चों, ये आपके वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस में आते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ये भी सपोजिटरी की बेस है। एडिपस सोलिडस जो है ये इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक में आते हैं, तीनों ही सपोजिटरी की बेस दे रखे हैं हमें, तो ऑप्शन डी लगाएंगे हम, ऑल ऑफ द अबव, है ना। विच वन ऑफ इज नॉट द पर्पस ऑफ एंटायरिक कोटिंग। बच्चों एंटायरिक कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। देखो एंटायरिक कोटिंग क्यों कर, टैबलेट्स की एंटायरिक कोटिंग, देखो इसके लिए पॉलीमर होता है, सैलुलो एसिड, थैलेट, थैलेट वाले जो एंटायरिक पॉलीमर होते हैं, क्यों करते हैं, जैसे कोई ड्रग है बच्चों, आपकी जो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें डिग्रेड हो जाएगी, तो क्या करोगे, एंटायरिक कोटिंग प्रोवाइड कर दोगे, ताकि ड्रग स्टमक में रिलीज ना हो, इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज हो, है ना। या फिर आपको इंटेस्टाइन में लोकल एक्शन रिक्वायरमेंट, तो क्या करोगे, एंटायरिक कोटिंग कर दोगे, जिससे कि आपको लोकल एक्शन मिले, ड्रग जो है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो, है ना। देखो तो नोट पर्पस नहीं है, देखो इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी, तो एंटायरिक कोटिंग बच्चों बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए नहीं करी जाती, पर्पस तो यही नहीं है। आंसर तो बच्चों ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया। बाकी टू प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन स्टमक, है ना, स्टमक का ड्रग का डिग्रेडेशन, जैसे कुछ ड्रग होती है स्टमक के एसिडिक एनवायरमेंट से डिग्रेड हो रही है, तो उस डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ना हम एंटायरिक कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज बाय ड्रग, कुछ ड्रग होती है गैस्ट्रिक स्टमक में इरिटेशन कोज करा देती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटायरिक कोटिंग प्रोवाइड करोगे। फॉर लोकल एक्शन ऑफ द ड्रग इंटेस्टाइन, अगर आपको इंटेस्टाइन में जाकर लोकल
कलेक्शन रिक्वायरमेंट है ड्रग का ना, भाई आपको इंटेस्टाइन में चाहिए कि भाई वो ड्रग जो है इंटेस्टाइन में ही आपको वहाँ पर ही चाहिए उस ड्रग की कंसंट्रेशन, तो आप एंटायरी कोटिंग प्रोवाइड करोगे। तो ये ऑप्शन तीनों जो है पर्पस है, बाकी नोट में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। कह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैओलिन, कैओलिन जो होता है बच्चों, कैओलिन KHAS हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है आपका कैओलिन, ध्यान रखना आप लोगों ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, है ना, तो आपके स्टोमेटा जो होते हैं ना बच्चों, तो देखो जो आपके पैरासिटिक स्टोमेटा होता है, पैरासिटिक होते हैं, है ना, या फिर आपके पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा बोलते हो, है ना, तो ये आपके सना और कोका में होते हैं, है ना, पैरासिटिक जो होते हैं पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, है ना। बाकी आपके फिर होते हैं एक जो ये क्रूर एनी अनइक्वल क्रूसीफेरस एन आइसोसिटिक या अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, है ना। एन आइसोसिटिक तो ये BDS बेलेडोना धतूरा स्ट्रामोनियम में होते हैं, है ना। एक होते हैं बच्चों आपके पैरासिटिक हो गए, एनाइसोसिटिक, एक होते हैं अनोमोसिटिक स्टोमेटा। अनोमोसिटिक को ही आप क्या बोलते हो? इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा बोलते हो, है ना। तो अनोमोसिटिक स्टोमेटा के लिए आपने कोल्ड FB या फिर BF जैसे भी आप याद रखते हो। तो क्लोव, ओपियम, लोबेलिया, धतूरा, फैनल और बुच्चू, तो बुच्चू यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा बोल दो, एनोमोसिटिक स्टोमेटा बोल दो, ये आपके बुच्चू में प्रेजेंट है। सना में जो है पैरासिटिक सना और कोका में, BDS बेलेडोना धतूरा स्ट्रामोनियम में आपके एन आइसोसिटिक होते हैं, और एक डायासिटिक और होते हैं जो डायासिटिक, है ना। ये पिपरमेंट, स्पेयरमेंट और वस्का PSV, इन तीनों में डायासिटिक, 2 कार क्रॉस से आपने याद कर रखा होगा, डायासिटिक कैरियोफाइलेसियस या क्रोस सेल्ड स्टोमेटा, है ना, ये आपके होते हैं। वस्का कई बार पूछा गया एग्जाम में, वस्का में कौन से स्टोमेटा है, तो वस्का में डायासिटिक है, वस्का, है, डायासिटिक है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोगों को समझ आ चुका, करेक्ट है। फिर हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड ना बच्चों, हमारा लैक्टिक एसिड होता है ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर आई थिंक देखो सही है ना, देख लेना, CHOH, ये CH, फिर OH, यहाँ पर ये COH, ऐसे होता है। तो ना इसमें ना एक कारल कार्बन होता है मेरे बच्चों, तो इसमें जो है कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे? तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, है ना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जितने भी आपका 2 की पावर n, ये आने तक कितने कारल कार्बन प्रेजेंट है ना। तो आपके एक कायरल कार्बन तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2। द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबाल अमीन, ये किससे बाइंड करेगी आपने बताना है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, अल्फा 2 ग्लोबुलिन से, अल्फा 2 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन या अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो आपका B12 जो है बच्चों अल्फा 1 ग्लोबुलिन से बाइंड होता है, और आपके विटामिन A, D, E, K जो होते हैं ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन से बाइंड होते हैं। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजिनल एजेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात हो रही है बच्चों, तो कौन सी एंटी एंजिनल ड्रग है जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रखे है सिंपली इसमें? तो नाइट्रोग्लिसरीन दे रखा है आपको, डाइपिरिडामोल दे रखा है आपको, यहाँ पे निफेडिपिन दे रखा है, मिनॉक्सिडिल। तो क्या लग रहा है आपको भाई? हमारा निफेडिपिन जो होता है डाईहाइड्रोपायरिडिन, इसमें रिंग है DHP, डाईहाइड्रो, और ये पायरिडिन है, ध्यान रखना, पायरिडिन, है ना। तो ये रिंग है आपके निफेडिपिन में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी एंजिनल होता है, एंजिना में देते हो इसको। करंटली यूज्ड सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अभी बताया मैंने आपको जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं, इसमें फर्स्ट जनरेशन में तो बच्चों हमारे टेक केयर से टोल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड 2 ड्रग आपने याद करी, तो टोल ब्यूटामाइड ऑप्शन हटा दो यहाँ पर, ये फर्स्ट जनरेशन में आएगा, सेकंड में तो आएगा ही नहीं। बाकी सेकंड जनरेशन में G वाले ड्रग है ना, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिक्लिजाइड और ग्लाइब्यूराइड या ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीमेपिराइड, ये सारे G वाले ड्रग आते हैं आपके सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है सी। फॉलोइंग सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स में सिंथेसाइज्ड होता है, भाई ये कहाँ बन रहा है? हमारे ब्लड वेसल्स में सिंथेसाइज होता है। स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर द प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट होती है ना बच्चों, उसको इनहिबिट करा रहा है ये, भाई इस प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने दे रहा। प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे तो क्लोट बनेगा, भाई क्लोट फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा। कौन है ये? थ्रोम्बोक्सेन्स A2, तो मैंने क्या बताया, थ्रोम्बोक्सेन्स तो एग्रीगेट कराते हैं प्लेटलेट को, एग्रीगेशन कराएंगे, क्लोट बनाएंगे, है ना। प्रोस्टासाइक्लिन I2 जो है बच्चों ये इनहिबिट कराएगा, ये एग्रीगेशन होने नहीं देगा प्लेटलेट्स की, तो यहाँ पर तो मेरे बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, है ना। थ्रोम्बोक्सेन्स के बारे में लिखा है प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोक्सिन जो बच्चों ये प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कराते हैं। आपको पता है भाई प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड की क्लोटिंग कराती है। क्या करती है? ब्लड की क्लोटिंग कराती है। तो प्लेटलेट्स जो होती है क्या करती है भाई? एग्रीगेट हो जाती है ना, तो ये जो है
इनमें प्रोड्यूस होता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस लोकली प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कराती है, जो इंड्यूसर होता है एग्रीगेशन को इंड्यूस कराता है एंड रिलीज रिएक्शन। और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये जनरेटेड बाय वस्कुलर एंडोथेलियम, पोटेंट इनहिबिटर है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। ओके, थायाजोलिन डायोन एक्टिव है, तो थायाजोलिन डायोन्स, तो आपके जो थायाजोलिन डायोन्स में रोसी एंड पायो, रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन 2 ड्रग पढ़ते हो, तो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियास टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इस लाइन से क्या पता लगा आपको कि भाई इंसुलिन की जो बीटा सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के, वहाँ से आपका पैंक्रियास की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। ये लाइन इस लाइन से बात पता लगी आपको, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैंक्रियास से, पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से, तो उसको स्टिमुलेट कराने का काम थायाजोलिन डायोन्स का नहीं होता है। ओके, तो आपके जो सल्फर यूरियाज आपने पढ़े थे ना, टोलब्यूटामाइड वगैरह, तो वो करवाते हैं ये काम, उनका काम है ये, ठीक है। रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय स्टिमुलेटिंग GLUT4 एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम गट या ओल, तो ये ना ऑप्शन 2 हो जाएगा। इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रिवर्स करा देते हैं बच्चों ये थायाजोलिन डायोन, क्या करेंगे, रिवर्स कराएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय स्टिमुलेटिंग GLUT4 एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फिर से आ गया 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए, आपको पता ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ 2 एंजाइम जिनमें क्या जिंक है बच्चों, आपके मेटलो एंजाइम्स पढ़े ना, उनमें मेटल प्रेजेंट है, तो जैसे कि भाई किसी में जिंक होगा, किसी में मोलिब्डेनम होगा, किसी में मैग्नीज होगा। तो जिंक बच्चों कौन से 2 एंजाइम, ऐसे 2 एंजाइम जिनमें क्या है हमारा जिंक प्रेजेंट होता है। तो देखो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज दिया है आप लोगों को, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज दिया है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के साथ में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दिया है, फिनोल ऑक्सीडेज का पायरुवेट ऑक्सीडेज है नन। तो ऐसे 2 एंजाइम ना जिनमें जिंक प्रेजेंट है, एक तो बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद रखना इसमें जिंक प्रेजेंट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आप एसिटाजोलामाइड पढ़ते हो ना, तो वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है जो कहाँ पर है, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स पे प्रेजेंट होता है ना। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है, क्या याद रखोगे, इसमें जिंक प्रेजेंट है। क्वेश्चन बना भी हुआ था अभी एक एग्जाम में आया था कि इसमें से जिंक कौन से एंजाइम है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी साथ में याद कर लो, इन दोनों में जिंक प्रेजेंट होता है। ओके, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन दोनों में क्या है, जिंक प्रेजेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लो एक बार, मेटलो एंजाइम होती है, एंजाइम होल्ड मेटल रेदर टाइटली विच आर नॉट रेडली एक्सचेंज, है ना। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया बच्चों आपका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, अल्कलाइन फोस्फेटेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, एल्डोलेज, ये सभी में जिंक है। ये जो पांचों नाम 5 की 4 है, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है बच्चों, अल्कलाइन फोस्फेटेज है आपका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, एल्डोलेज, इन सब में जिंक प्रेजेंट है। फिनोल ऑक्सीडेज में कॉपर है बच्चों, पायरुवेट ऑक्सीडेज में मैग्नीज है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज में आपका मोलिब्डेनम, याद रखना, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन कॉपर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटीपी से क्या बन रहा है बच्चों, साइक्लिक एएमपी। एटीपी से क्या बन रहा है हमारा, साइक्लिक एएमपी बन रहा है। तो एंजाइम कौन सा है यहाँ पर एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्ट करेगा, ऑप्शन बी में दिया है बच्चों। ग्वानाइल साइक्लेज कहाँ एक्ट करेगा, जब आपका जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाओगे ना, तो यहाँ पर आप ग्वानाइल साइक्लेज काम करेगा हमारा। ओके, बाकी फर्दर आपका साइक्लिक जीएमपी से जो बनेगा आगे 5 जीएमपी, वहाँ पर फिर फॉस्फोडाइस्टेज आपका काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड्स। तो लिपिड्स है बच्चों, कौन सा लिपिड्स है ये आपके, देखो सिंपल लिपिड्स होते हैं, फैट और वैक्सेस होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, वो आपके कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। तो उनकी बात करें, ग्लाइकोलिपिड्स में कौन सा अल्कोहल होता है, तो मैल्टिटोल है, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन बच्चों याद रखना, कौन सा, स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ओके, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट जो होती है बच्चों हमारी प्लाज्मा प्रोटीन, वो एल्ब्यूमिन होती है। मोस्टली ड्रग किससे बाइंड होती है, मोस्टली ड्रग जो होती है बच्चों वो हमारे एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। एसिडिक ड्रग जो होती है वो किससे बाइंड होती है, वो भी एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, है ना। मोस्ट अबंडेंट एल्ब्यूमिन, मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होगी, और एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं। बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं, बेसिक ड्रग। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन, थर्मो मतलब टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम किसका है, ब्रेन में जो डिफरेंट आपके ऑर्गन्स जो मतलब जैसे ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, तो इन सब के काम होते हैं, अलग अलग काम करते हैं ये। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका है, बस टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा ये थर्स्ट
आपको प्यास लगती है ना, तो वो भी इसकी वजह से ही लगती है। टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर भी यहीं पर होता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा कौन? आपका हाइपोथैलेमस। भाई हमारा सेरिबेलम क्या है? बेलम, ये आपका जो है सेरिबेलम, ये पोस्चर एंड बैलेंस, आप सीधे आराम से चल पा रहे हो ना, तो आपके सेरिबेलम की वजह से पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने का काम सेरिबेलम का है। मेडुला में सारे वाइटल सेंटर है भाई। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर है? मेडुला में है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है? मेडुला में। सारे क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी सेंटर पूछ लिया, कहाँ पर है? मेडुला में। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है? मेडुला में। वैसोमोटर सेंटर कहाँ है? मेडुला में। रिफ्लेक्स सेंटर, कफिंग, स्नीजिंग, इन सबको रेगुलेट करने का काम आपकी मेडुला का है। सारे वाइटल सेंटर मेडुला में है। ओके। सेरिब्रम, अरे भैया सेरिब्रम तो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। भाई हम सोच पा रहे हैं, हमारे थिंकिंग है, रीजनिंग है, मेंटल जो इंटेलिजेंस, इन सब के लिए हमारा सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रैपल, देखो 1 स्क्रैपल में 20 ग्राम, तो हाफ में 10 ग्रेन्स हो जाएगा। 1 स्क्रैपल में 20 ग्राम होते हैं, तो हाफ में 10 ग्रेन्स, याद रखना। एरोमेटिक वाटर यूजेस कार्बोनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्राइप वाटर, तो ग्राइप वाटर जो होता है ना बच्चों, ग्राइप वाटर, उसमें कौन सा एरोमेटिक वाटर होता है जो एज ए कार्बोनेटिव, जो एक्सपेल करते हैं गैस फ्रॉम द स्टमक, है ना, कार्बोनेटिव जो होते हैं ना, उसकी तरह काम करेगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में आपका डिल जो होता है, डिल वाटर, एरोमेटिक वाटर यूजेस कार्बोनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्राइप वाटर, तो यहाँ पर आपका कौन सा? डिल होता है, डिल वाटर होता है। ओके, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कम्युनिकेबल डिजीज कोज बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरस, तो आरएनए वायरस जो है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस कौन सी डिजीज कोज करा रहा है? देखो भाई, देखो ट्यूबरक्लोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करा देगा, तो ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, काट दो, वायरल है ही नहीं। डिप्थीरिया भी आपकी बैक्टीरियल है, काट दो, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज कराते हैं, तो यहाँ पर तो वायरल की बात हो रही है। चिकन पॉक्स का वेरिसिला जूस्टर वायरस मेरे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, वेरिसिला जूस्टर वायरस चिकन पॉक्स कोज कराता है, तो यहाँ पर क्या बचा? मीजल्स बचा, मीजल्स, है ना। तो मीजल्स जो है आरएनए पैरामिक्सो वायरस जो कोज कराएगा मीजल्स को, ऑप्शन ए। स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वल टू, तो 1 in 400 का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने स्ट्रेंथ बनाना, देखो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो काट दोगे 1/4 को कैसे लिख सकते हो आप? 0.25%। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0.25%। कह रहे फॉलोइंग एग्जांपल है ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, कौन सा है ऑइंटमेंट जो केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं? तो याद रखेंगे क्या? आयोडीन ऑइंटमेंट। भाई हमारा आयोडीन ऑइंटमेंट जो होता है ये केमिकल रिएक्शन मेथड से बनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए आयोडीन ऑइंटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सिंथेटिक फैटी बेस कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज, है ना। तो ये क्या है? ये देखो बच्चों सिंथेटिक है। क्या है? सिंथेटिक, जो सपोजिटरी के बेस की बात हो रही है, सिंथेटिक बेस में, है ना, सिंथेटिक है फैट बेस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये हमारे होते हैं मासा एस्टेरिनम, है ना। तो ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी विट्रेप्सोल, मैसिपोल, ये सारे आपके जो है इमल्सिफाइंग बेस सिंथेटिक में ही आते हैं। बाकी जो इसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है मिक्सचर्स ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये किसकी बात है? मासा एस्टेरिनम की, ऑप्शन बी। कह रहे इंडिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया 1953 में, और इरेडिकेशन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम इसके 5 साल बाद 1958 में आया, है ना। तो 1958 ऑप्शन डी में आपको दिया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशंस अप्लाइड एक्सटर्नल टू द स्किन और इन द कैविटी, देखो एक्सटर्नल अप्लाई करोगे, कैविटीज़ में अप्लाई नहीं करोगे, है ना। तो एनिमा तो बच्चों आपको पता ही है, जो एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करते। ईयर ड्रॉप्स, डाउचिस, तो क्या आंसर हो गया आपका? क्लोडियोन हो गया बच्चों। इनको आप जो है अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं क्लोडियंस को। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। अमंग द सरफेस एक्टिव एजेंट क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड इज कैरेक्टराइज्ड एज, तो क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं? वेटिंग एजेंट है, कटायनिक है, इमल्सिफाइंग अनायनिक, तो क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड आपके कटायनिक एजेंट्स होते हैं, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियंस रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, तो कितने फिजिशियंस होते हैं पीटीसी में? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटीज की फुल फॉर्म बनती है, एग्जाम में पीटीसी होता है। तो बच्चों इसमें फिजिशियंस जो होते हैं ना वो तो हमारे 3 होते हैं, फार्मासिस्ट 1 होता है और एक ही नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो फिजिशियन जो कि क्या होता है? चेयरमैन होता है, जो ये क्या होता है? चेयरमैन। फार्मासिस्ट हमारे सेक्रेटरी होते हैं, फिजिशियन चेयरमैन होते हैं। तो क्या पूछा कितने फिजिशियंस होते हैं? तो बच्चों 3 फिजिशियंस होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनिया एट बेड टाइम, भाई लैटिन टर्म्स, और ये वाली ना लैटिन टर्म तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में ओरा सोमनी वाली एट बेड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एट
बेड टाइम हो जाएगा। टर्म एसोसिएटेड विद रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज, है ना, क्या है, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। तो ये क्या होगा, लोकल होगा, सिस्टमिक होगा, क्रोनिक, एक्यूट। तो रैपिड है ना, एकदम से रैपिड ऑनसेट हुआ है इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्यूट कहोगे इसे। फिर क्या है, फॉलोइंग डिजीज कोज बाय ट्रिपनोम पैलिडियम। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, सिफिलिस जो है आपके एसटीडी में आता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका कोज चौकने में एसटीपी से आपने याद करा, ट्रिपनोम पैलिडियम होता है। तो ट्रिपनोम पैलिडियम क्या कोज कराएगा, सिफिलिस कोज कराएगा। ओके, जो और ये जो ट्रिपनोम पैलिडियम जो होता है ये स्पायरोचीट है, स्पायरल बैक्टीरिया, स्पायरोचीट्स में आता है। बैक्टीरिया को शेप के बेसिस क्लासिफाई करा था भाई, बैसिलस रोड शेप होते हैं, है ना, रोड शेप, बैसिलस कोकाई स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पायरोचीट्स में स्पायरल होते हैं ना, वो आपका स्पायरल का एग्जांपल स्पायरोचीट का ट्रिपनोम पैलिडियम आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। बच्चों मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। तो देखो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के, जिसे आप मियोसिस बोलते हो, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है प्यूपिल का, मियोसिस, और डायलेशन को मिड्रियासिस कहते हो। तो कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा प्यूपिल को, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है बच्चों, बाकी डायरिया ना करा के कॉन्स्टिपेशन ये कराता है हमारा जो होता है मॉर्फिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।